नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आओ। आइए देखते हैं। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी मंदिर, प्राचीन भीमा देवी जो मंदिर है वो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, बहुत प्राचीन मंदिर है भीमा देवी। कहाँ पे है? हरियाणा पंचकुला में है। ये कहाँ पर है बच्चों? हरियाणा के पंचकुला जिले में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टेम्पल से क्वेश्चन आते रहे हैं और मैंने क्लासरूम में आपको कई बार इन चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पुष्कर बहुत फेमस है। जो पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है। ये बात ध्यान रखिएगा। पंजाब में कौन सा मंदिर फेमस है? अमृतसर के अंदर है। ठीक है ना, गुरुद्वारा है। और एक बात यहां से ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यह बात अपने को यहां से ध्यान रखना। गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लू स्टार अभियान यहाँ चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? ये गोल्डन टेम्पल में चलाया गया था। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है। पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे? अजमेर में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और भीमा देवी जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे? हरियाणा पंचकुला में। ऐसे करके चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। मंदिरों की जब बात की जाती है तो मंदिरों में और भी अपन को यहाँ से याद रखने हैं। कौन कौन से टेम्पल्स आपको याद रखने हैं? सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। द्वारकाधीश, ये भी गुजरात में है। खाटू श्याम जी, ये कहाँ पर है? राजस्थान सीकर में है। ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना। खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हम अगर बात करें जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क मंदिर, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथ कहाँ पे है? ओडिशा में है। कोणार्क भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। और सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है ना। ये आप लोग यहां से ध्यान रखना। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एक और आपको यहां से याद रखना है प्रेम मंदिर। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं हमें यहाँ से याद रखने। आप लोग सारे टेम्पल्स यहाँ से याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए। टू गेट द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ कंपनी विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी अप्रोच्ड। किसी कंपनी का क्रेडिट इतिहास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित किससे संपर्क किया जाना चाहिए? देखो, आप कंपनी की जगह अगर ह्यूमंस का भी ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, आप अगर आप जैसे कि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे एक पैन कार्ड मांगा जाता है। उसमें क्या होता है? आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल स्कोर के माध्यम से क्या होता है कि आपकी जो हिस्ट्री है लोन की वो देखी जाती है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि इन्होंने ये लोन ले रखा है। लोन लेने के बाद उसमें कौन सा पे किया है टाइम से, कौन सा नहीं किया, उसमें पूरी हिस्ट्री आ रखी होती है। उसे बोलते हैं हम सिविल स्कोर। उसको क्या बोलते हैं? सिविल स्कोर बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? सिविल स्कोर बोला जाता है, जिससे हम पता लगाते हैं
कि क्रेडिट इतिहास इसका कैसा है, इसने जो कोई चीज़ लोन पे ली थी, ठीक है, तो उसका पेमेंट कैसे किया है, उसका पेमेंट कैसे किया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए बाकी आगे बढ़ते, बाकी ये संस्थाएं हैं, सेबी एक संस्था है, ईसीजीसी और आरबीआई, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो है आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है, हमसे पूछा जा रहा हार्मोन नहीं है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें जो हार्मोन नहीं है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैं आपको हीमोग्लोबिन रक्त में स्थित यानी कि ब्लड में स्थित प्रोटीन होता है, ब्लड में स्थित प्रोटीन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, प्रोटीन होता है। बात समझ में आई कि नहीं है। जब भी हम कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन को काफ़ी मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है, हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है और उसमें देखा जाता है कितना है। और मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि एक मेजर करने का एक तरीका होता है जिसमें हम बिटवीन हम देखते हैं 12 to 18। हीमोग्लोबिन सही है तो हम ये सोचते हैं कि नॉर्मल है, अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन डाउन होने पर बहुत सारी समस्या पैदा होती है और बढ़ने पर भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव, वॉइस क्लियर है ना, तो ध्यान रखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें इंफ्रारेड किरणें यानी कि इंफ्रारेड किरणें और रेज, अल्ट्रावायलेट, ऐसा नहीं है ये नहीं होती हैं, सारी होती हैं होने को, तो ये एक्सरे और कॉस्मिक वेव्स, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं वो कौन सी करती हैं बच्चों, इंफ्रारेड करती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कौन सी करती हैं, इंफ्रारेड करती हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था, कौन सी तरंगें करती हैं, इंफ्रारेड तरंगें करती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल किस वर्ष समाप्त होता है, अकबर, ठीक है, मुगलिय सल्तनत का तीसरा बादशाह होता है। मुगल सल्तनत का कौन सा राजा रहा है, तीसरा। इसका वास्तविक जो नाम रहता है वो जलाल नाम रहता है। इसका वास्तविक नाम क्या था बच्चों, जलाल। इसके पापा का नाम क्या था, इसके पापा का नाम था हुमायूं। और इसकी माताजी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। इसका जो जन्म होता है वो होता है 15 अक्टूबर 1542 को होता है और 1556 में ये राजा बनता है, यानी कि 14 वर्ष की आयु में राजा बना, यानी कि बादशाह बना। इसका जो संरक्षक होता है वो कौन होता है, बैरम शाह होता है, बैरम खां होता है, ठीक है। और इसकी पन्नाधाय कौन होती है, पन्नाधाय से मेरा मतलब दाहिमा कौन होती है, तो इसकी दाहिमा होती हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा, ये बात ध्यान रखो। इसके वास्तविक नाम है जलाल, पापा का नाम है हुमायूं, माताजी का नाम है हमीदा बानो बेगम। 15 अक्टूबर को इसका जन्म होता है और इसकी मृत्यु और जो होती है ये भी आप यहाँ से ध्यान रखना, मृत्यु होती है 27 अक्टूबर 1605 को, तो तभी इसका शासनकाल मतलब कि अंत हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 1605 में इसका क्या हो जाता है, शासन का अंत होता है, यानी अकबर का देहांत हो जाता है। कब होता है, 17 अक्टूबर 1605 को। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। अकबर के बाद जो मुगल सल्तनत का राजा बनता है इसका बेटा बनता है। मेनली इसके 3 बेटे होते हैं जो मतलब तीनों ही अल्कोहलिक होते हैं, मतलब शराबी होते हैं, जिनमें से 2 बेटों की डेथ शराब पी कर हो जाती है और एक बेटा बचता है जिसका नाम होता है जहांगीर, ठीक है। इसके बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, जहांगीर राजा बनता है। इसके बाद राजा कौन बनता है, जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां राजा बनता है और शाहजहां के बाद औरंगजेब का बाद बनता है बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर फर्स्ट। और 1857 में आखिरी जो राजा रहता है मुगलिया सल्तनत का वो रहता है बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो शासनकाल 1605 में इस शासन अकबर के शासनकाल का दी एंड हो जाता है। ये बात सारी बातें इसके बारे में याद रखनी है। इसके एक शासनकाल में युद्ध एक 1576 में होता है हल्दी घाटी का, और एक होता है 1582 में दिवेर का। ठीक है, ये अनिर्णायक कहा जाता है, पता नहीं क्यों कहा गया, लेकिन हमें नंबर लाने के लिए अनिर्णायक लिखना पड़ेगा। किस किस के बीच हुआ था ये इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बीच हुआ था महाराणा प्रताप, द लेजेंडरी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है ये। और कहते हैं कैसा रहा था, अनिर्णायक रहा था। सेकंड युद्ध जो होता है 1582 का, वो दिवेर के मध्य होता है, दिवेर होता है, दिवेर युद्ध होता है। और इसको क्या नाम दें, हल्दी घाटी का युद्ध। ये कौन सा युद्ध है, हल्दी घाटी का। दिवेर के युद्ध में क्या होता है, महाराणा प्रताप जीतते हैं, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, अकबर के मध्य होता है। इसमें जीतते कौन है, महाराणा प्रताप जी जीतते हैं। और एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 1582 से लेके महाराणा प्रताप की डेथ होती है 1597, 1907। अगले 17 सालों तक एक भी अकबर अटैक नहीं करता है। महाराणा प्रताप की डेथ तक, महाराणा प्रताप की मृत्यु तक अकबर एक सिंगल अटैक नहीं करता। ये बात खौफ इस व्यक्ति के इतना ज्यादा था, किसका, महाराणा प्रताप जी का, कि एक सिंगल अटैक नहीं किया जाता है। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ये बात आपको यहाँ से अकबर के बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे, भारत देश की आजादी होने के पश्चात। भारत देश आजाद होता है 1947 में, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं, ठीक है। आज़ादी की प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और फिर हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, ठीक है। गणतंत्र मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होता है, चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और 1952 के दौरान, 1951 और 1952 में भारत में आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है, ठीक है। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन होते हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। शिक्षा मंत्री कौन होते हैं, अबुल कलाम आजाद होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे और भी मंत्री थे, और भी इन्होंने पद ग्रहण किए, लेकिन मेनली अपन को ये सारी चीजें याद यहाँ से रखनी है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1952। जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, जॉर्डन और जो इजराइल के मध्य है बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सागर है। तो कौन सा सागर है, आ जाइए बात करते हैं। जॉर्डन और इजराइल, इनके मध्य जो सागर है बच्चों, डेड सी है। कौन सा सी है, डेड सी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, मृत सागर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मृत सागर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने में अधिकार किसका है, तो यह है संसद का। किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है। अधिकार किसका होता है, ये संसद का अधिकार होता है। संसद में 2 सदन चलते हैं, एक को बोलते हैं उच्च सदन, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। एक होता है निम्न सदन, जिसको बोलते हैं हम लोकसभा, जिसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है।
इसमें इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है, और इसमें प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो संसद के द्वारा यह कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर किससे बना होता है? ठीक है, आपने देखा होगा पृथ्वी ऐसे जब होती है, ठीक है, पृथ्वी हमने देखा होगा, एक तो देखा होगा सीमा, सियाल एंड निफे, ऐसा करके हम कुछ पढ़ते हैं। तो निफे के जो हम दो पार्ट करते हैं तो हमें हमें आंसर जो मिलता है, एक तो निकल मिलता है और एक क्या मिलता है? फेरम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन, सीमा से क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल से क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो हमें याद रखना है निकल और फेरम। तो आंसर क्या हो जाएगा? निकल और लोहा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आओ, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में इसको ये अधिकार प्रदान किया जाता है। ये बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद भी रखनी है भैया, कि किस संविधान में किस संविधान संशोधन का जो है प्रावधान, संविधान संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? जनसंख्या की बात की जाए, पॉपुलेशन की, तो देखो सबसे बड़ा तो पाकिस्तान और चीन है। सबसे बड़ा कौन सा है? चीन, और फिर उसके बाद है पाकिस्तान। ठीक है ना, जनसंख्या। और सबसे कम की बात की जाए, कम में आता है मालदीव। कम में कौन सा आता है? मालदीव। हमारे ऑप्शन अवेलेबल है मालदीव। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। और आकार के अनुसार भी सबसे छोटा है। वैद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसको प्रयुक्त किया जाता है? वैद्युत अपघटनी के दौरान शुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जा सके, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट की एक छड़, अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जा सके। ये बात याद रखना, अशुद्ध और शुद्ध में। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। बिहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहुला गिद्दा मैंने आपको कई बार बताया है इसके बारे में। बिहुला गिद्दा, बिहुला जो गिद्दा है ये शादी के समारोह के दौरान किया जाता है, विवाह समारोह में किया जाता है, विवाह समारोह में किया जाता है। ठीक है ना। और कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या याद रखना? भांगड़ा, गिद्दा, ये दोनों के दोनों कहाँ के फेमस हैं? ये पंजाब के हैं। जुगनी, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? पंजाब के अंदर होते हैं। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और पंजाब की जो सीएम है भगवंत मान जी हैं, भगवंत मान जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखना है। अपने को आंसर क्या कर देंगे यहाँ से? पंजाब अपना आंसर बच्चों हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में मार्शल डांस का रूप है, पंजाब में जो मार्शल डांस का जो रूप है वो है बांगा। मार्शल आर्ट की तरह जो किया जाता है वो किया जाता है बांगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणांकों का सही पेट है? देखो अपन जब कंसीडर करते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को, ठीक, बैलेंस करनी है हमें, रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो दोनों साइड सेम होनी चाहिए। चलो देखते हैं। पर इनमें से ऑप्शन से करो आप इस क्वेश्चन को। किससे करोगे? ऑप्शन को। चलो मैं 2 1 लेता हूँ, तो 1 यूज़ करता हूँ इस जगह। तो 1 5 3 एंड 4, ये तो नहीं बैठ रहा है अभी। 1 C कितने हो रहे हैं? ये तो बैठ ही नहीं रहा, छोड़ो इसको। तो ये तो बहुत दूर डिफरेंस आ रहा है।
ये 1 है तो इसमें भी नहीं आएगा, ये 1 गड़बड़ कर देगा। ये 2 वाला है, देखते हैं 2 7 4 और 6, तो अपन जब अप्लाई करते हैं तो 14 सी, और यहाँ पे हो रहा है कि सी का 4 नहीं बैठ रहा, हाँ हो गया ना, हो गया बॉस, हो रहा है, काम चल रहा है इससे। तो एक बार देख सकते हैं कि ये सारा 14 है 4 हो जाएगा, ये सी 4 हो गया, ये बराबर हो गया, एस 6 हो गया, 6 12 हो गया, एक्स 12 हो गया। चलो ये मैच हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों साइड और ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आप इस एक चीज़ से अंदाजा लगाओ, सी का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, सी 4 हो गया, इसका 1 से करेंगे तो 4 हो गया ना, या बराबर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सी 4 है, ये भी सी 4 है। एच कितने हो गए, 12 हो गए, एच यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए। ओ कितने हो गए, यहाँ 7 हो गया, 14 हो गया ओ, तो यहाँ पे देखो 8 हो गया, और यहाँ पे ये 6 हो गया, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। तो इक्वल कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है सी। तो ये बात यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है। स्थिर अनुपात के बारे में हमें बताना है। अब देखते हैं, जल में हाइड्रोजन द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1 और 8 होता है। बिल्कुल सही बात है भैया ये तो, कि जल में हाइड्रोजन द्रव्यमान और ऑक्सीजन द्रव्यमान जो कितना होता है 1 और 8 के में होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है भैया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3 और 8 होता है। ये भी सही है, 3 और 8 ही होता है, हाँ 3 और 8 ही होता है, 3 8 होता है ना, हाँ सही है भाई, 3 और 8 होता है, इतना था 1.8 होता है। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रेट और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान का अनुपात 14 ये थोड़ा गड़बड़ है। NH3 में अमोनिया में कितना होता है, 14 1 नहीं होता, 14:3 होता है, ये सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारी सही है, तो आंसर क्या कर देंगे, ए और बी दोनों सही हैं। क्या है यहाँ से, ए और बी कंप्लीट यहाँ से सही है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। खो खो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल के दौरान मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो खो खो में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में टोटल खिलाड़ी होते हैं भैया 12, और ठीक है 9 मैदान में उतरते हैं, 9 मैदान में उतरते हैं, ठीक है, और 3 सब्स्टिट्यूट के तौर पर कहीं अगर कोई इंजरी हो जाए तो उस वजह से खिलाड़ियों को रखा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में क्या कथन सही है। गुड़ी पड़वा एक्चुअली महाराष्ट्र और गोवा का क्या नववर्ष होता है, महाराष्ट्र एंड गोवा का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। क्या होता है, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। क्या बोलते हैं, गुड़ी पड़वा। कौन सा होता है बच्चों, गुड़ी पड़वा। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें इसी के त्यौहार के बारे में, यानी कर्नाटक के अंदर तो इसको बोला जाता है उगादी। कर्नाटक में न्यू ईयर फेस्टिवल, या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में जो न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है वो कौन सा फेस्टिवल होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, उगादी मनाया जाता है। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है गुड़ी पड़वा के बारे में स्टेटमेंट। यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल सही है भाई। गुड़ी पड़वा शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करता है। नहीं, ग्रंथ को नहीं करता है, ये विजेता के तौर पर रखे जाते हैं। गुड़ी का मतलब विजेता से लगाया जाता है, वॉरियर विजेताओं से लगाया जाता है, कोई ग्रंथ से नहीं है। परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई नहीं, मिठाई और खटाई दोनों ही खाए जाते हैं। मिठाई अकेले पे फोकस नहीं किया जाता है, मिठाई नहीं की, मिठाई भी होती है, खट्टा भी होता है और चटपटा भी होता है, सब तरीके का होता है इसमें। ऐसा नहीं है मीठा ही मीठा खाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मात्र एक स्टेटमेंट सही है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर डी हो जाएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ध्वज या झंडा होता है, ये बात ध्यान रखना। चलें आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिम्स्टेक के सदस्य कौन से देश हैं, तो आओ देखते हैं। बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान रखना। इसमें ये गड़बड़ कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये गड़बड़ कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भूटान, मालदीव, इसमें कई सारे गड़बड़ कर रहे हैं। ये रहो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार और थाईलैंड, ये सारे लोग इसमें सदस्य हैं। एक संघ, एक सदस्य, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, और इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो हैं गीतांजलि श्री। ठीक है ना, कौन है बच्चों? गीतांजलि श्री है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड लिखी थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर रहा है, तो भारत का स्कोर रहा है बच्चों 38। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 38 रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सूरत गुजरात में किया गया था। कहाँ किया गया था? सूरत गुजरात में किया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दीनदयाल, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ें। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रबोवो सुबियांतो को किया गया था। ये बात ध्यान रखना, प्रबोवो सुबियांतो को किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP निम्नलिखित में केंद्रित होते हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये केंद्रित कहाँ होते हैं? ये बात यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आकांक्षी जिले जो कार्यक्रम होते हैं वो सुनना। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्लस्टरों का विकास करना, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बाकी आके देखते हैं। लघु उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में प्रशासन में सुधार करना, अविकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देना। देखो ये सारे एक लिमिटेड आंसर्स हैं, लेकिन इन सभी को जो क्रॉस करेगा वो ये है कि अविकसित जो भी जगह हैं उन सभी को बढ़ावा देने से है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? तो वो है PSLV C-37। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके हमने आज की घटनाएं, आज के क्वेश्चंस, आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।